गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं सर आपको आज गेस्ट पेपर दे रहा हूं हिंदी का। और ये लास्ट गेस्ट पेपर होगा, पूरा खत्म कर रहा हूं मैं। अगर आप उता गए, परेशान हो गए तो गया आपका पेपर। और अगर बचे रहे मेरे साथ 40 मिनट तक तो 100% आपके समझ में आएगा। इसमें कुछ भी आंसर नहीं लिखे हैं। पहला पार्ट गया है आपका हिंदी का, 12 का, कक्षा 12 का गेस्ट पेपर हिंदी का। तो उसमें मैंने 44 प्रश्न लिया है क्वेश्चन नंबर 1 2 से। उसके बाद 3 लिया है, उसके बाद 5 लिया है, 4 छोड़े हैं। 4 आज ले रहे हैं और 4 नहीं ले रहे हैं, हम पूरा लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 12 तक ले रहे हैं, दी एंड। 13 भी, क्वेश्चन नंबर 13 भी आज खत्म करेंगे पूरा पेपर। कायदे से समझ लीजिए, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, जितना लगे, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि कितना लगेगा। शुरू करें। पहले तो जो उसमें से छूटा हुआ ये 20 प्रश्न था वो आप लिख लें। 20 प्रश्न को आप लिख लें। एक एक प्रश्न का उत्तर बताते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। 20 प्रश्न आपके पास है, आप जो है स्क्रीन शॉट करके आप इसको ले लीजिए प्रश्न को, और आंसर मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। पहला प्रश्न कह रहा है राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, यानी किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है। कल पूछे थे, कोई हाथ नहीं उठाया। ये हैं इंडियन लड़के आजकल के। हम लोग थे मास्टर के पूछने से पहले ही आंसर हाजिर है। पढ़ते थे हम लोग डेली, जो है 8 घंटा 10 घंटा आदमी लेवल करता था। आजकल के जो है कितना पढ़े हो, मिनट में पढ़ते हैं। कितना पढ़े हो, 10 मिनट। कितना पढ़े हो, 40 मिनट। कितना पढ़े हो, 20 मिनट। घंटा नहीं, मिनट पढ़ा जा रहा है। हम लोग घंटा पढ़ते थे। कितना पढ़े हो, 8 घंटा। कितना पढ़े हो, 12 घंटा। कितना पढ़े हो, 10 घंटा। 8 के नीचे कभी नहीं जाता। सर राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी को कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग। राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। कह रहा है ये इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है सर, ये देख लीजिए। एक प्रश्न फिक्स कर रहा हूं मैं इसमें से, कोई बोल नहीं रहा। इस 4 में से एक प्रश्न की गारंटी दे रहा हूं मैं सर, कायदे से समझ लीजिए। कह रहा है कि महादेवी वर्मा को कब और किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय को कब और किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को कब और किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत को। आपको मैं बता दूं कि प्रश्न इस पर एक हर साल आता है कि निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। मैं आपको बता दूं सर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला। साकेत पर मिलना था, नहीं मिला। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो नहीं मिला। और नहीं, उस समय था ही नहीं, हम लोग उस समय नहीं पढ़ रहे। जब मिला तब पढ़ रहे थे। सारे पुरस्कार में हम लोगों के सामने मिला है पढ़ते समय। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला, वो भी हमको मालूम है। महादेवी वर्मा को यामा पर मिला, वो भी मुझे मालूम है, क्योंककि हम लोग के टीचर जो है वो न्यूज दे देते थे कि देखो इनको इस पर मिला है। तो एक पर मिला 1968 में, एक को 78 में, एक को 82 में। तो ये सब मिलता गया और हम लोगों को न्यूज में पता चलता गया। 80 में हाई स्कूल का इम्तिहान दिए हम लोग, उस समय भी पता था कि किसको किसको क्या मिला है। बहरहाल देखिए, मैं आपको समझाता जा रहा हूं, इसमें से एक आना ही आना है। पहले तो ये राष्ट्र कवि लिख लीजिए मैथिली शरण गुप्त। अब ये देखिए, महादेवी वर्मा को कब और किस रचना के लिए मिला। सबसे लास्ट में इन्हीं को मिला था, 1982 लिख लीजिए यामा की पुस्तक पर। तो ये भी पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा पर। महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1982 में। तो 2 प्रश्न बनता है इसमें। एक और बनता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसमें कहीं महादेवी वर्मा का दिन नाम दिया हो तो उनका हो जाएगा। तो 3-3 प्रश्न इसमें बन रहा है। तो महादेवी वर्मा को आप 1982 लिख लें और यामा लिख लें, हो गया। आइए दूसरे में, कह रहा है अज्ञेय को। तो जो अज्ञेय थे इनको मिला था 1978 में। कब मिला था, कितनी नावों में कितनी बार।
किस पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में। महादेवी वर्मा को लिख लिया आप, यामा 1982। अज्ञेय को लिख लीजिए आप 1978 कितनी नावों में कितनी बार। रामधारी सिंह दिनकर को लिखिए चिदम्बरा 1968, है ना। सुमित्रा नंदन पंत का लिखिए, अरे रामधारी सिंह दिनकर का जो है उर्वशी पर 1972। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत का लिखिए, लिख देगा यहाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो ये मिल जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का लिख दिए चिदम्बरा, किस पर मिला था? चिदम्बरा 1968, ये थोड़ा सा एक में मिल जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी, क्या है? हाँ, उर्वशी पर लिख लीजिए, ये मिला था इनको 1972 में। ये हो गया। ये दोनों तो हम लोग के हमको याद है, 72 वाला तो नहीं याद है, लेकिन ये दोनों हमको याद है बढ़िया से। महादेवी वर्मा को 1982 में, और ये अज्ञेय को मिला था 1978 में, कितनी नाव में कितनी बार। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर 1972 में, और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा में 1968। ये याद हो जाए ना, इस पर कई तरह के प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में किसको नहीं मिला? इन लोगों, आप यही याद कर लीजिए, इनमें से किसी का नाम होगा तो इनको मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है। आइए इसमें आते हैं, इन तीनों में से भी एक का चांस है सर, इस तीनों में से। अरे समझ में, बहुत बार पूछा है ये दूसरा दीजिए, देखिए दब गया है उसमें अंदर। ये जो है, इसमें से तीनों में से एक जो है चांस है। कह रहा है प्रथम तार सप्तक कब और किसने, द्वितीय तार सप्तक कब और किसने, तृतीय तार। एक साथ आंसर ले लीजिए। तीनों तार सप्तक अज्ञेय ने बनाया था। हो गया, याद हो गया सबको? हाँ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय ने तीनों तार सप्तक बनाया था। अब सन आप लिख लीजिए, हम नहीं लिखेंगे ना, आप लगेंगे, आप ऐसे ऐसे करना। प्रथम तार सप्तक हुआ था 1943 में, आज द्वितीय तार सप्तक हुआ था 1951 में, ठीक 8 साल बाद। ठीक उसमें 8 साल और जोड़ देंगे तो 1959, 8 साल बाद बना था, याद रखिएगा। प्रथम तार सप्तक कब बना था? 1943 में, अज्ञेय ने बनाया था। द्वितीय तार सप्तक कब बना था? 1951 में, वो भी अज्ञेय ने बनाया था। तृतीय तार सप्तक कब बना था? 1959 में, वो भी अज्ञेय ने बनाया था। हो गया तीनों सवाल। इन तीनों में से एक आ सकता है, इस चारों में से एक आ सकता है। चलते हैं अगले सेट में। लहरों के राजहंस, क्या लिखा है? लहरों के राजहंस के रचनाकार। तो सर लहरों के राजहंस के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद होंगे। लहरों के राजहंस नहीं है, लहर है, केवल लहर है। लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद कौन होंगे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 10 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सर ये उसमें बताए हैं, देखिए इसको देख लीजिए आप, इस प्रश्न का जवाब यही होंगे, ये नहीं होंगे। देखिए 4 लोग हैं, एक सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, अज्ञेय को, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा याद कर लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञेय, 4 लोगों को मिला था और किसी को नहीं मिला। मैथिली से और गुप्त जी को नहीं मिला था, इतने बड़े कवि हैं। तो अब जो विकल्प में जो देगा वो उत्तर आप लिख लीजिएगा। चले आगे, समझ में आ गया? ये लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसको नहीं मिला? तो ये विकल्प पर आधारित है। तो 10 नंबर प्रश्न के लिए ये आप चारों याद कर लीजिए कि इनको मिला, बाकी को नहीं मिला। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? वो 15 होते हैं सर। कितने सर्ग होता है इसमें? हाँ, 15 सर्ग है, ये लिख लीजिए। जो कामायनी महाकाव्य है उसमें 15 सर्ग है। ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, महाकाव्यों के नाम बताइए। सर बहुत महाकाव्य हैं, ये पूछ सकता है सबसे पुराने महाकाव्य का नाम बताइए। प्रश्न देख लीजिए, हाँ, महाकाव्यों के नाम बताइए, 12 नंबर प्रश्न। अब बोले हम, मुझसे आड़ हो रहा है, कोई परेशानी ना आप लोगों को? महाकाव्य बहुत है, सबसे पुराना जो महाकाव्य है वो है
पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई, उन्होंने लिखा था। अब सबसे पुराना हो गया पृथ्वीराज रासो। उसके बाद और बहुत बड़ा रामचरितमानस भी महाकाव्य है, जो तुलसीदास की किताब है। तुलसीदास की तो बहुत किताबें हैं, लेकिन तुलसीदास की लगभग हमको उम्मीद है कि 12-14 किताबें हैं, उसमें से एक महाकाव्य है और वो है आपका रामचरितमानस। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला, नहछु, बरवे रामायण, है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें से महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है। और एक और आगे आइए, कामायनी भी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। साकेत मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का वो महाकाव्य है। समझ आ रहा आप लोगों को? कौन कौन महाकाव्य हो गया? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत। लिख नहीं रहे आप लोग? लेक्चर आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर तो इन लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग भी लिखिए पेन से लेके कापी पर, नहीं भाग जाएगा। पूरा खत्म कर रहे हैं, पूरी हिंदी खत्म कर रहे हैं। अब 1 घंटा लगेगा, कितना लगेगा मुझे नहीं मालूम, मैं एकदम तेजी चल रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप ऐसे ऐसे कट भगाएंगे। चलिए समय बर्बाद न करते हुए, हाँ मैं कह रहा था महाकाव्य, तो पहला महाकाव्य लिख लीजिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, लिखिए। हाँ, दूसरा लिखिए आप लोग रामचरितमानस तुलसीदास। तीसरा लिखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद। चौथा लिखिए साकेत मैथिली शरणगुप्त। हो गया? अगला लिखिए प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खाली हरिऔध लिख देंगे तभी हो जाएगा। हो गया ना ये महाकाव्य? और पूछना है? अब इसी पर एक प्रश्न ले लीजिए, इसमें नहीं लिखा है खंड काव्य। क्या ले ले 13 नंबर में? हाँ, यहां ले लीजिए 12 का सेकंड में खंड काव्य के नाम। तो खंड काव्य 3 गो याद हो आपको तो काम चल जाएगा। खंड काव्य जो है एक रश्मि रथी जो आपके सिलेबस में है, एक हाई स्कूल के सिलेबस में है खंड काव्य मेवाड़ मुकुट। कर्ण है तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये गोरखपुर में चलता है। तो अलग अलग मंडल में अलग अलग चलता है। समझ में? बिहार में कोई और चलता है, यूपी में गोरखपुर कानपुर सब अलग अलग चलता है। तो खंड काव्य में आप याद रखें कि रश्मि रथी जो आपके यहाँ चलता है और प्लस मेवाड़ मुकुट, तो ये खंड काव्य है। बहुत सारे खंड काव्य, इतना ही नहीं है, बस मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया। आगे आइए, हिंदी के प्रथम कवि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें छूट गया था, जो छूटा था 20 वही मैं लिया हूं। तो हिंदी के जो प्रथम कवि है वो है सरहप्पा। क्या है? हाँ, सरहप्पा है। अब आ जाइए इसमें, रानी केतकी की कहानी के लेखक, प्रेम सागर के लेखक, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सुख सागर। थोड़ा सा अगर आप समय दो तो 1 मिनट में आपको बोल दूं। सबसे पुरानी जो किताब है वो है गंग चंद छन वर्णन की महिमा, गंग कवि लिखे थे। एक और था उसी के टक्कर में गोरा बादल की कथा, जो जटमल हम आपको दे दिए हैं ये। उसके बाद 5 लेखक हुए, उन्हीं ये 5 लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लाल, सुख सागर सदासुख लाल, नासिकेतोपाख्यान सद्दल मिश्र। ये हुए 4 लेखक। 5 थे, एक और थे मैं भूल रहा हूं। तो 5 लेखक हुए जो उनके बाद गंग कवि के बाद आए। उसके बाद 2 राजा थे, महाराजा, वो लेखक हुए। समझ में? वो लेखक हुए, उसमें थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने लिखा था राजा भोज का सपना। अभी मैं इसमें समझाऊंगा, लिया हूं मैं। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा। एक और राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने शकुंतला लिखा। पूरी इतिहास मुझे बढ़िया से याद है, ये मैं आपको समझाते रहा हूं। आगे समझ में? अब आ जाइए इसमें, आपको बताते जाऊं। इसको लिखिए, रानी केतकी की कहानी को लिखिए इंशाअल्लाह खां। प्रेम सागर को लिखिए लल्लू लाल, कोई बोल ही नहीं रहा, लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान को लिखिए सदल मिश्र। आप लोग कहां तक रहे हैं? आप अपने आंसर पर देखिए, उत्तर देखिए, अपना लिखिए।
नासिकेतो प्रख्यान सदल मिश्र, सुख सागर सागर सदासुख लाल, सुख सागर सदासुख लाल। राजा भोज का सपना को लिखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद उनको उनको पदवी मिला था राजा शिव प्रसाद को। आज शकुंतला को लिखिए आप राजा लक्ष्मण सिंह, क्या लिख लिए? राजा लक्ष्मण सिंह। ये जो है इसमें से भी एक आता है सर, चांस है आने का। एक एक सेट देखिए, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, आ रहा समझ में? और ये मैं सेट नहीं बनाया हूं, ये मेरा सेट नहीं है, और ये एक सेट हो गया। आगे इसमें एक है अतीत के चलचित्र, क्या लिखा है? अतीत के क्या नंबर है ये? 20 नंबर। अतीत के चलचित्र, ये महादेव वर्मा की किताब है, लेखक पूछा है ना, अतीत के चलचित्र किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का है। तो सर ये था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या पद्य साहित्य का इतिहास, ये खत्म हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हुआ। 3 मैं आपको दे चुका हूं कि आप गद्य में एक गद्य दिया रहेगा, उसमें 5 प्रश्न पूछेगा 2-2 नंबर का, आप उसी में से देख देख के आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न पूछेगा पाठ का नाम और लेखक का नाम, समझ में रहा? तो आपके सिलेबस में जो है मैं 4 ठो दे दिया हूं आपको, आप उसको पढ़ लीजिए, समझ में? हाँ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में है, और जो है कौन 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 पाठ दिए थे आपसे? 4-5 पाठ दिए थे आपको, आप लिख लीजिए। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4, उसमें छोड़ दिए थे। 5 तो दे दिए थे जीवनी आपको, लेखकों का जीवनी दे दिए हैं और कवियों की जीवनी भी दे दिए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4, समझ लीजिए। यहां आके कह रहा है प्रश्न नंबर 4 यहां लिखे हैं, ये देख लीजिए, इसको मैं घेर रहा हूं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मेरे प्यारे डैश डैश विश्राम लेना। सर मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में 8 पाठ है, एक एक में 2-2 हेडिंग है, लेकिन मैंने अपने दिमाग से ये 5 लिया है। अगर ऊपर वाला चाहा तो इसमें से आपको लड़ जाएगा, आराम से याद कर लीजिए। ये है कविता का संदर्भ सहित व्याख्या जो आता है वो है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछा रहेगा। एक तो प्रश्न पूछेगा कि इसका संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिखिएगा कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के फला शीर्षक से लिया गया है। अरे समझ में? इसके रचयिता फला है, आगे समझ में? ऐसे लिख दीजिएगा। अब व्याख्या लिखना है उसका, तो उसका अर्थ लिखना है आपको थोड़ा सा, वो संभव नहीं है समझाना इस समय, 2 दिन में नहीं होता है सर, महीनों दिन लगता है। और उसी में एक प्रश्न पूछा रहेगा, उसका उत्तर आप उसी में से ढूंढ के लिखेंगे। अरे समझ में? तो आप सबसे पहले आप लिखें मेरे प्यारे डैश डैश विश्राम लेना। आप अपने किताब में देखेंगे ये पवन दूतिका में से मैं लिया हूं। कहां से लिया हूं मैं? पवन दूतिका, पवन दूतिका लिख लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर पहला प्रश्न सर सही हो गया ना, पवन दूतिका और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो बाकी जो 4 प्रश्न है जो 8 नंबर का, ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 कितने नंबर का है? तो आपको मिल जाएगा 10 नंबर सर। दूसरा लिखिए, लिखा है बीती डैश डैश बिहागी रे। इसमें पहचान री है, बार बार लास्ट में री लिखा है, इतना री इतना री इतना री, यही पहचान है इसमें। और ये बिल्कुल आ सकता है सर। और इसको आप लिख लीजिए गीत है, ये क्या है? गीत है जयशंकर प्रसाद का। तो ये लिखिए, पहले वाला क्या लिखे आप? पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसको लिख लीजिए गीत जयशंकर प्रसाद। इसको लिख लीजिए नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत। लिखिए 3 नंबर को ज्यों ज्यों लगी, अभी मैं इसको समझा रहा हूं आपको। ज्यों ज्यों लगी को लिखिए, क्या लिख रहा है? नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत। और ये है जलधि के डैश डैश हो जाए, इसको लिए ये अज्ञेय का है, मैंने आहुति बन के देखा। 4 नंबर में लिखिए जलधि, वही तो बोला है, जलधि के डैश डैश हो जाए, तो ये हो जाएंगे मैंने आहुति बनकर देखा। श्रद्धा मनु का है, अच्छा ये है, यहाँ है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। लिख देना, हम भी भूल जा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका श्रद्धा मनु। सुने हैं श्रद्धा मनु कहानी? जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। तो ये श्रद्धा मनु का है। एक बार और ऊपर से आ जाए,
ये जो है वो पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हो गया आपका गीत जयशंकर प्रसाद। तीसरा हो गया आपका नौका विहार सुमित्रानंद पंत। ये हो गया जल्दी जो है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। ये है यहाँ देखिए, मैं कब कहता हूं डैश डैश फूल बने। ये है अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा। लिख लो, मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञे। 5 में से गारंटी है कि एक लड़ जाएगा, 2 लड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना एक ही रहता है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गया आपको। आप क्या करिएगा, पहले पाठ का नाम लिख दीजिए, उसके शीर्षक का नाम लिख दीजिए और रचयिता लिख दीजिए। जहां एक सही हुआ कि नीचे एग्जामिनर, तो फुर्सत नहीं है आजकल एग्जामिनर लोगों का भी, रंगीन एग्जामिनर भी है। हम लोगों के जमाने में 7% रिजल्ट बनता था 100 में, 93 लोग आउट। इस समय सीधे उल्टा है, 93 पास हो गए, 7 आउट। 93 पास है, उनको मेरे पास लाइए, मैं फिर हर सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहा हूं। मैं हर सब्जेक्ट का टीचर हूं, आप जानते हैं, और टेस्ट ले रहा, देखिए क्या हाल होगा, फेल हो जाएंगे वो। हाँ, कांपिए नहीं, जांच हो रही है। हम तो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, ऊपर जाने, ऊपर वाला जाने आगे का हाल। जो मेरे पास बच्चे आते हैं मैं मेहनत करता हूँ। आइए चलते हैं। सर ऑनलाइन होने वाला हूं मैं, आप लोग तैयार रहिए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए। जो भी है, जो ऊपर वाला दे दे वही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दे दिया हूं, लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय। चलते हैं सीधे 6 में। प्रश्न नंबर 6 यहां है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 फिर ध्यान से देख लीजिए। पहले इसका नाम लिखिए, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, लाठी। इसमें से 4 में से 2 आता है। कितना आता है? ये कहानी है सर। क्या है? मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको 2-2 मिनट में कहानी सुना दे रहा हूं। पहले किसका सुनाऊं? पंचलाइट। पंचलाइट जो है एक गांव की कहानी है। उसमें प्रधान जी जाते हैं और जो है प्रधान जी जाते हैं और एक पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं, जिसमें वो मिट्टी के तेल भर के ऊपर से क्या किया जाता है, वैसे हवा भर दिया जाता है, मेंटल बना जाता था, जलता था। अब नहीं मिलता है, वो मुश्किल है। तो वो जो है खरीद के ले आए, दुकानदार उनको जला के दे दिया। ले आए, रात भर जला, खूब खुशी मनाए। लोग मेला गए थे, खरीद के ले आए, रात भर जला, खूब लोग खुशी मनाए। नहीं समझ में आ रहा है। अब सुबह बुझाने की बारी आई, जब सूरज उगा बुझाने की बारी आई, तो कैसे बुझाया जाता है? एक आदमी कहा, अरे सर क्या किया जाए, उसको रस्सी बांध के कुएं में लटका दिया जाए, बुझ जाएगा। वो कुएं में लटका दिए लोग और बुझ गया। फिर शाम हुआ, जलाने की बारी आई तो कोई जला ही नहीं रहा, मेंटल फूट गया। तो मेंटल दूसरा दिया था, तो मेंटल बांधने वाला कोई नहीं था। तो किसी ने कहा कि अरे भाई जो है एक लड़का है, वो बांधना जानता है, लेकिन उसको जो है गांव से लोग भगा दिए हैं। वो मुनरी को जो है वो फिल्मों वाला गाना सुनाया था, तो मुनरी को फिल्मों वाला गाना सुनाया था, तो उसको गांव से जो है वो बहिष्कार कर दिया गया। वो जो है जानता है मेंटल बांधना। तो लोग कह रहे बुलाओ भाई, उसका 7 खून माफ कर दिया जाएगा, बुलाओ उसको। तो बुलाया गया, वो जला दिया मेंटल, और जो है रात में फिर उजाला हो गया। सब लोग खुशियां मनाने लगे और मुनरी की शादी करा दिए लोग उनसे। शादी हो गई, कहानी खत्म हो गई। आप समझ में आ गया? हाँ, पंचलाइट का मतलब हुआ प्रधान जी द्वारा खरीदा गया मेले में से पेट्रोमैक्स जलाना और उसको बुझाना। ये कहानी आप लिख देंगे, हो जाएगा। आगे आ जाइए, बहादुर। सर बहादुर एक जो है 15-16 साल का लड़का रहता है, जो नेपाल से अपने घर से अपने माँ बाप से परेशान होकर के वहां से भागता है और आ जाता है यूपी में लखनऊ। लखनऊ एक मिडिल क्लास के आदमी के यहाँ नौकर रह जाता है, घर में काम धाम करता है। और वो एक दिन जो है उनके घर की जो मलकिन है उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा देती हैं। जब चोरी के आरोप लगाती हैं तो वो उससे आजिज होकर के मारने पीटने भी लगते हैं लोग। वो भाग जाता है घर से। जब घर से भाग जाता है तो सारा काम इनका ठप हो जाता है, क्योंकि बहुत काम करता था वो। बच्चा खिलाने से लेकर झाड़ू, बर्तन तो नहीं, लेकिन झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, बाजार लाता था। और जो उसके घर के मालिक थे, रिटायर एक थे, उन्हीं के घर रहता था, फोर्स से रिटायर थे, उन्हीं घर रहता था, उनकी सेवा करता था। अब एक दिन जो है वो उसको चोरी का आरोप लगा दिए, तो बहादुर भाग गया घर छोड़ के। लोग तो कुछ दिन बाद हुआ
तो मलकिन जो चोरी लगाई थी जेवर का, उनके अलमारी में जेवर मिल गया। जब उनके अलमारी में जेवर मिल गया तो बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों को कि रे वो तो चुराया नहीं था, हम ही भुला के रख दिए थे यहाँ। तो उसको खोजने लगे, वो कहीं मिला नहीं। ये है बहादुर की कहानी, नेपाल वाली बहादुर की कहानी। आइए अगला क्या है, ध्रुव यात्रा। बड़ा लंबी कहानी है सर, शॉर्टकट में मार देना है 2 मिनट में। एक रहते हैं राजा, है ना, वो जाते हैं और राज जीत करके आते हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड रहती हैं, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कई बार वो जो है शादी करने को कहती है, नहीं करना नहीं चाहते हैं, लड़की करना चाहती है, कई बार कहती है, वो नहीं सुनते हैं क्योंकि राजा रहते हैं वो। तो जीत करके आते हैं, जब दिल्ली वो आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको एक लड़का हुआ है बिना शादी के ही, उनके गर्लफ्रेंड का। तो उसके बाद जो है वो अब वो कहते हैं कि तुम शादी कर लो हमसे, वो शादी नहीं करती है ना। इस तरह से फिर दोबारा वो जाते हैं और उससे एक एक कोई सोर्स बुला के लेके जाते हैं कि थोड़ा सा चल के समझाइए उनको, लेकिन कोई समझाता है तो वो औरत नहीं सुनती है और अपने बच्चे को लेके कहीं चली जाती है और दोनों लोग जुदा हो जाते हैं। और लास्ट में जो है राय साहब भी खत्म हो जाते हैं, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, लाठी। लाठी में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक मिडिल क्लास के रहते हैं मास्टर साहब, उनकी बीवी रहती हैं, उनको टीबी की बीमारी हुई रहती है। वो दवा कराते कराते हार जाते हैं। तो जब दवा कराते कराते हार जाती हैं तो आजीज होकर के वो एक पानी में छलांग लगा देती हैं, एक नहर में, और बहते बहते जाती हैं। 2-4 साधु लोग हैं, उनको छान के लाते हैं। पिक्चर देखे होंगे, इस पर सब पर पिक्चर बना हुआ है। उसको छान के लाते हैं, उनको दवा हुआ करते हैं, वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन उनका यादाश्त खत्म हो गया रहता है, वो लाठी के जैसे खड़ी रहती हैं, कुछ सुनती उनती नहीं है, कुछ याद नहीं है। बहुत दिन बाद जो है वो उनके हस्बैंड उनको देखते हैं एक जगह, तो चुपचाप खड़ी हैं, उनको पहचान नहीं रहती हैं। आइए पहचान लेते हैं उनको कि ये मेरी बीवी हैं, जो क्षण बहुत खोजे थे बेचारे, उनमें दोष नहीं था और उनमें भी दोष नहीं था, आजीज होकर उन्होंने छलांग लगा दिया था। तो ये हुआ लाठी की कहानी। चारों में से एक कहानी आएगा, आराम से लिख लेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है रश्मि रथी, क्या लिखा है, हाँ, रश्मि रथी आपके सिलेबस में है सर, आपके जिले में। तो रश्मि रथी में 2 प्रश्न आता है, एक करना रहता है, एक छोड़ना रहता है। तो प्रश्न नंबर 7 में आप रश्मि रथी लिख लें, लिख लिए। तो रश्मि रथी में 3 प्रश्न बनता है सर। एक तो आता है कि 7 सर्ग है, किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए, और एक कर्ण का चरित्र लिखिए, कर्ण का चरित्र लिखिए, या कुंती का चरित्र लिखिए, उनके माता जी का। तो इसकी कहानी मैं आपको बता दूं कि सर्ग का, किसी सर्ग का पूछे तो आप पहले कहानी जो है सुन ले ध्यान से कि कहां से कहां तक प्रथम सर्ग है। कहानी शुरू होता है जो सूर्य पुत्र जी से माना जाता है, कर्ण से। कुंती जी की शादी अभी नहीं हुई थी, तो सूर्य देवता ने उनको एक गर्भ में एक लड़का दिया। जब वो पैदा हुए तो लोकलाज के डर से जो है वो एक नदी के किनारे उनको ले आके कर्ण को रख दी। एक छोटे जात के लोग उनको ले आके पालन पोषण किए। चूंकि वो सूर्य देवता के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने बहुत बलवान हुए, काफी बलवान हुए, और वो जो है धनुष विद्या सीखे। और इधर जो है कुंती के फिर 5 लड़के और हुए, आप जानते होंगे, वो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये कर्ण थे उन्हीं के लड़के। लेकिन 5 भाइयों को ये पता नहीं था कि कर्ण हमारे भाई हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अपना कौशल दिखा रहे होते हैं 5 भाई, आ रहा समझ में, वहीं कर्ण पहुंच जाते हैं उसी भीड़ में। और उसमें एक आदमी बोलता है कि भाई कोई है जो अर्जुन के जैसे बाण चला सके। तो ये धीरे से बगल में कहते हैं कि हम चला सकते हैं, ऐसा हम चला सकते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण तो नहीं कुछ कहे, लेकिन बगल वाला चिल्ला के बोलता है कि अरे भाई ये लड़का है, कह रहा है कि हम टक्कर लेंगे कर्ण का, जी अर्जुन का। तो लोग कहते हैं भाई आओ भेजो उसको।
तो ये भीड़ से निकल के फील्ड में जाते हैं और मुकाबला करते हैं। सचमुच जो है अर्जुन को टक्कर देते हैं ये, और बढ़िया निशाना लगाते हैं। तो जो उनके गुरुजी हैं वो कहते हैं कि चलो तुम हमारे आश्रम में, हम तुमको भी सिखाएंगे, तुम बड़े अच्छे जानकार हो, अच्छा धनुष विद्या के जानकार हो। तो ये कर्ण भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं, सीखते हैं। और एक दिन इनके, चूंकि सूत पुत्र माना जाता है इनको, सूत मतलब छोटे जात के लोग इनको पाले थे, तो कुछ बोली व्यवहार में, जो छोटे जात के लोग होते हैं बोली व्यवहार में पहले थोड़ा फर्क पड़ता था। अब इस समय ये सब नहीं है, अब तो छोटे जात के लोग भी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और बड़े बड़े बोली विचार ठीक है, लेकिन कुछ गलती इनसे हो गई या किसी तरह से वो जान गए उनके गुरुजी की ये सूत पुत्र लग रहा है। उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा, तुम पहले राज्य हासिल करो, जब राजा बन जाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पता नहीं क्या कहानी है, मैं जितना याद है मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन वास्तविक यही है। उसके बाद वो उसी समय कौरव को पता चला कि एक लड़का है जिसका नाम कर्ण है और वो बहुत धनुष विद्या जानता है और अर्जुन को टक्कर दिया था। तो वो अपने पास बुला लेते हैं कौरव और कहते हैं चलो मैं तुमको एक अपना राज्य दे रहा हूं, तुमको राजा बना दे रहा हूं। वो भी बेचारे अपना राज तो ले लिए, बाद में वो भी दान दे दिए। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण जैसा दानी नहीं। तो वो कर्ण जो है अपने राज्य को दान दे दिए और नहीं गए फिर उस गुरुजी के पास सीखने। उनके पास तो खुद ही जो है वो दैवी शक्ति थी, यानी सूर्य की तरफ से उनको काफी आशीर्वाद भगवान की तरफ से मिला हुआ था। बहरहाल अब शॉर्टकट करें, आप लोग भगा रहे होंगे। उसके बाद जो है कौरव और पांडव में लड़ाई होती है। पांडव की तरफ से कृष्ण जी रहते हैं, कौरव की तरफ से ये कर्ण रहते हैं और लड़ाई होती है। और कर्ण जो है पांचों पांडव लोगों को हरा देते हैं। जब देखते हैं, लास्ट में देखती हैं कुंती उनकी माता जी कि अब तो देख रहा है कि तो मार देगा, अपने भाइयों को ही मार देगा, तो वो वहां युद्ध में आती हैं, कर्ण को समझाती हैं कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, ये भी मेरे पुत्र है, ये तुम्हारे भाई हैं। तो कुछ अपना बताती हैं तो वो यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कर्ण, और कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 रहेंगे, मैं सिर्फ एक जो है अर्जुन को मारूंगा, 4 उसमें से बचेंगे, एक मैं रहूंगा, तुम्हारा 5 पुत्र बने रहेंगे। कुंती रोने लगती है, कहती है नहीं, मैं चाहती हूं कि आप भी जिंदा रहो, वो 5 भी जिंदा रहे। ठीक है, तो कर्ण मन में ही सोच लेते हैं कि चलो भाई अब मैं ही दुनिया से चला जाऊंगा, इनका ये 5 भाई रहेंगे, क्योंकि पूरी कहानी बता दी रहती है कि आप सूर्य पुत्र हैं, आप हमने आपको लोक लाज के डर से मैंने फला जगह फेंका था या रखा था, इस तरह कहानी बता दी रहती है। बहरहाल तो एक बार लास्ट में जो है थोड़ा सा कर्ण महटिया देते हैं अपने आप को थोड़ा सा, और निशाना जो है निशाना लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं, सही नहीं मारते हैं। तो उसी समय जो है वो लोग कहते हैं कि अरे भाई अब तो इनका निशाना लग नहीं रहा है, कर्ण को मार दिया जाए। तो वो लोग कर्ण को मार देते हैं, कर्ण का वध हो जाता है, यानी कर्ण मर जाते हैं और 5 भाई पांडवों की जीत हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो किसी भी सर्ग का सारांश कहे तो इसमें बांट दिया है थोड़ा थोड़ा, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक। थोड़ा सा किताब का भी आप मुताला करें, थोड़ा सा किताब को भी देखें आप, तब जाके आपके समझ में ये बात आएगी, ये कहानी। अब दूसरा प्रश्न, हम तो कहते हैं कहानी छोड़ दीजिए, आप ये ले लें, सबसे आसान होगा, कर्ण का चरित्र लिखिए। महान दानी, वीर, धनुर्धर, समझ में, और हाँ उसके महत्वाकांक्षी है ना, मित्र भक्त, मित्रोत व्यवहार, इस तरह से जो है आप हेडिंग डाल के कुछ थोड़ा बहुत उसमें लिख दें। अगर कुंती का आता है चित्रण, वात्सल्यमयी माता, सहनशील, नहीं, पुत्र प्रेमी, इस तरह से 5-7 हेडिंग आप अपनी किताब में से देख लें और उस पर आप लिख दें। निश्चित रूप से कर्ण का चित्रण आएगा। चलिए मैं आउटे कर दे रहा हूं, 2025 कर्ण का चित्रण, दी एंड। यू आर अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खत्म कर दिए। आइए, 6 था नहीं 7 था, ये था। 8 नंबर कहाँ है? ये है 8 कह रहा है, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में सर मुहावरा आता है। तो सर मुहावरा बड़ा आसान है, 5-6 मुहावरा दिया रहता है। 5 कितना मुहावरा दिया रहता है? 5, और 5 मुहावरे में से एक लिखना रहता है। कितना लिख रहता है? एक लिखना रहता है, 2 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 2 नंबर। तो बहुत सारा मुहावरा और लोकोक्तियां आता है, तो आप आराम से इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा किताब से देख लीजिए। जैसे अगजल गगरी छलकत जाए,
दिखावा करना, जो जानकार कम रहते हैं वो ज्यादा उछलते हैं, अरे समझ में। ईद का चांद होना यानी बहुत दिन पर दिखाई देना, बस हो रहा नहीं। तो अरे रमेश तो तुम तो ईद का चांद हो गए हो, इस तरह से वाक्य में प्रयोग भी किया जाता है। तो जो शब्द जो जो दिया हो ना वाक्य, वो वाक्य के प्रयोग में लिखते हैं। जैसे लिखा हो कि अंधों में कानवा राजा, तो उसका अर्थ हुआ कि मूर्खों में थोड़ा सा भी होशियार हो तो वो होशियार। तो आप लिखेंगे अरे मोहन तो अंधों में काना राजा है। तो जो वाक्य दिया रहता है वो भरना चाहिए वाक्य। लड़के क्या करते हैं, अर्थवा भर देते हैं, गलत हो जाता है ना। उसी तरह से जो है आंखों का प्यारा होना, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, अरे समझ में। मैं अपने माँ बाप की आंखों का प्यारा हूं। तो इस तरह से मुहावरा दो चार बचपन से पढ़े, हम तो हम लोग तो 5 में पढ़े थे मुहावरा। हाँ, 5 में मुहावरा और लोकोक्तियां पढ़े थे। तो आप मुहावरा लोकोक्तियां ले लीजिए और इसमें हम आपकी कितना मदद कर सकते हैं, ये तो याद करने वाली चीज है। चलिए आगे जो है लिखा है प्रश्न नंबर 9, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। प्रश्न 9 में अपठित गद्य दिया रहेगा इतना, 8वां करके एक पद दे दिया रहेगा। पद मत उठाइएगा, क्योंकि पद में से आंसर निकालना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। आप क्या करें कि गद्य दिया रहेगा और उसमें जो 3 प्रश्न पूछा रहेगा, 2-2 नंबर का, 6 नंबर का, वो दोनों प्रश्न का उत्तर आराम से उसमें आपको मिल जाएगा। एकदम जनरल नॉलेज के जैसे होता है, आराम से कर लेंगे, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको। 10 नंबर देखिए, कहां है 10 नंबर। 10 नंबर नहीं है इसमें, है ना, बता दे रहे हैं। 10 नंबर में सर इसलिए नहीं लिए हैं कि वो संस्कृत के गद्य क्या श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या है सर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे कहेंगे तो इम्तिहान जिस दिन रहेगा उस दिन हम बता देंगे, आज नहीं बताएंगे। कि जो है एक जो है एक 2 जो है गद्य आता है संस्कृत में, तो आज श्लोक सुभाषित, चलिए आज ही बता दे रहा। सुभाषित रतदानी इज द बेस्ट, उससे एक श्लोक आएगा, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है। सुखातिन स विद्या, कैसे श्लोक नहीं याद आ रहा है। जो सुख चाहता है वो विद्या छोड़ दे, नहीं सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए जो सुख चाहता है वो विद्या छोड़ दे, और जो विद्या चाहता है वो सुख छोड़ दे। ऐसा बढ़िया बढ़िया है उसमें। हाँ, बहुत से लोग उसमें श्लोक आप देख लीजिए। हम लोग तो जिसका पढ़ते सब याद है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम बेसेन सक्तम सूरम कृतिज्ञम दृढ़ दक्षी लक्ष्मी स्वेंग आती निवासी हेतु। जो अपना काम सही तरीके से करता है, लक्ष्मी उसके पास निवास करने के लिए, लक्ष्मी समझते हैं ना आप लोग, पैसा, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आते हैं, है ना। तो आप ये जानिए कि संदर्भ से व्याख्या है वो। एक श्लोक का लिखना है, 2 श्लोक लेगा, एक का श्लोक का लिखना होगा, 2 गद्य होगा, एक गद्य का लिखना होगा। थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप भी, है ना। तो 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर में क ख ग घ कई प्रश्न रहता है। पहला प्रश्न रहता है शब्दों में अंतर। शब्दों में अंतर, सर शब्द दिया रहेगा उसमें अंतर माने अर्थ में अंतर होना चाहिए। जैसे लिखा है अंश, एगो अ लिखा है अम्यांग मात्रा बड़ा वाला स, एगो अम्यांग मात्रा छोटा वाला स। तो अंश माने का बोल, ये अंश माने का बोल। तो दोनों का अर्थ आपको लिखना है, और ये मेरे बताने से होना नहीं है, किताब में आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो, विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक, उसमें आप देख लें इसको। ये आपके हिंदी किताब में भी रहता है। 2 शब्द दिए रहेंगे, दोनों में अंतर यानी अर्थ लिखना है दोनों का। अंश अंश, समझ में, हाँ, कंधा कंधा, समझ में। और दोनों शब्द लगेगा एक ही जैसे, लेकिन अर्थ दोनों का क्या होगा, अलग अलग। अम्बुज अम्बुद, जलज जलद, समझ में, जलज जलद। तो जलद माने बादल होता है, जलज माने जलज माने कमल होता है। तो अलग अलग माने एक ही जैसा रहेगा, शब्द लगेगा एक ही जैसा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके लिए तो हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा देखें। नेक्स्ट कह रहा है अनेक अनेकार्थी शब्द, यानी अनेकार्थी का मतलब हुआ अनेक अर्थ वाला शब्द। एक ही शब्द देगा और उसको जो है कई अर्थ आपको बोलना पड़ेगा, है ना। इसके लिए कहिए तो हम बता दें आपको थोड़ा सा।
इसको जो है थोड़ा सा बता दें आपको, है? अनेकार्थी शब्द में एक शब्द का कई अर्थ, तो हमारे हिसाब से अगर 5 छोटों में लिखवा दूंगा कहीं लड़ जाए, तो पहला लिखे आप लोग, पहला शब्द लिखे कर। क्या लिखे? हाँ, क और रो। कर का अर्थ क्या क्या होता है मालूम है आपको? कर माने अंग्रेजी में टैक्स भी होता है, और कर माने हाथ भी होता है। कर माने क्या होता है? हाथ होता है। और कर माने हाथी का सूंड, तो लिख लीजिए हाथ, हाथी का सूंड, कर। कर अरे टैक्स। एक होता है अर्क। क्या होता है? अर्क। अर्क का मतलब होता है, लोग नहीं कहे कि हेकर अर्क निकाल के पी लियो, यानी काढ़ा। अर्क का क्या मतलब होता है? काढ़ा। अर्क का मतलब होता है काढ़ा। और अर्क का मतलब सूर्य भी होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य भी होता है। तो अर्क का आप लिख दिए काढ़ा और सूर्य। तीसरा शब्द ले लीजिए जो बहुत ज्यादा पूछता है, कई बार आया है, वो है अंबर। क्या होता है? हाँ, तो अंबर का क्या क्या होता है? एक तो आकाश होता है, आकाश हो गया। दूसरा क्या होता है? हाँ ना, जो कपड़ा पहने हम, वस्त्र। तो आप लिख लीजिए आकाश और वस्त्र। एक और शब्द ले लें, तो वो ले लीजिए चपला। चपला माने होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। और क्या होता है ना? चपला लक्ष्मी को भी कहा जाता है ना? विद्या को भी कहा जाता है, नहीं सॉरी, बिजली को। हाँ, बिजली को भी कहा जाता है चपला। बड़ी तेज चाहता है, चपला है वो। हाँ, खड़े खड़े मार देता है। एक और शब्द ले लें, क्या ले लें? दल ले लें। दल लिख लीजिए। तो दल माने समूह होता है। क्या होता है? समूह। दल माने सेना भी होता है ना? दल माने पत्ता भी होता है। दल माने क्या होता है? तो दल माने पत्ता लिख लीजिए, दल माने समूह लिख लीजिए, दल माने सेना रख लीजिए। रहने दें, हो गया? तो ये हो गया आपका अनेक शब्द। और अगला लीजिए, अगला कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जल्दी जल्दी बताते सर, आप लोग उब गए होंगे। उब क्या गए होंगे? 2 वीडियो में पूरा आपको हिंदी दे रहे हैं, 6 महीना पढ़ेंगे तो नहीं तैयार होगा। मन लगाइए। कई शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे सूर्य उगने के समय को सूर्योदय, सूर्य डूबने के समय को सूर्यास्त, जिसको गिन ना सके अनगिनत, जिसका कोई अंत न हो अनंत। बात हो रहा नहीं? तो इस तरह से कई शब्द, मतलब लंबा शब्दों के लिए एक शब्द में आंसर। जिसके पति मर गए हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। तो इस तरह से जो है ये होता है। अरे थोड़ा किताब देखिए भाई साहब, खाली वीडियो, खाली मास्टर लोगों से नहीं काम चलता है। यहाँ खाली वीडियो से थोड़ा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अगला कह रहा है वाक्य को शुद्ध करना। सर वाक्य को शुद्ध करना बड़ी मजेदार है, आप आराम से कर लेंगे। 4-5 वाक्य दिया रहता है, उसमें कुछ गड़बड़ी रहता है। वे दोनों जाता है, नहीं, वे दोनों जाते हैं। रोगी को हिला के दवा पिलाओ, रोगी को हिला के दवा पिलाओ, रोगी को दवा हिला के पिलाओ। ये शुद्ध हुआ। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, कवित्री नहीं है, कवयित्री है। क व य में छोटी की मात्रा, अब तो में आधा रो, ये बड़ी की मात्रा, कवयित्री है। बात है ना कि नहीं? बहुत सारा गलतियां रहता है। हाँ, बहुत सारा। हाँ, हम कलकत्ता कमाता रहा, हम कलकत्ता से आता रहा, ये सब गलत है। इसको शुद्ध करिए, हम कलकत्ता में कमा रहे थे, हम कलकत्ता से आ रहे थे। शुद्ध उसको लिखना है, तो वो गलत दिया रहता है। और समझ में, उसको आप थोड़ा सा शुद्ध करें। और ये ज्यादातर आता है, कोई लेडी का नाम लिखे कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री है, कवित्री नहीं, कवयित्री है। बस समझ नहीं? जैसे मैथिली शरण गुप्त कवि हैं, उसी तरह से वो कवयित्री हैं,
उसी तरह से हम दोनों जा रहे थे, ये सही शब्द है। अब इसमें आप आराम से बना लेंगे, ये थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी रहेगा। अब शुद्ध अगर हिंदी बोलते हैं आप, घर पर भोजपुरी बोलते हैं तब तो मुश्किल होगा आपको, लेकिन अगर हिंदी बोलते रहते हैं तो आप बना लेंगे आराम से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 हो गया सर 11। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रस, छंद और अलंकार। जल्दी जल्दी बता दें आपको, आपके सिलेबस में सर 6 अलंकार है। 6 अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप याद कर लें। हम 5 में पढ़े थे, हमको अभी तक याद है। सुना दे आप लोगों को, 1 मिनट है बहुत, 1 मिनट में सुना देंगे। 6 अनुप्रास अलंकार, कविता में जाए एक ही अक्षर बार बार आता है, अनुप्रास अलंकार। चार चंद्र की चंचल की खेल रही है जलतर में, यमक अलंकार, कविता में जाए एक ही शब्द बार बार आता है, उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनक सौगुनी मादकता अधिका, वाह पाए बहुराज, वाह खाए बहुराय। सर अपना बना, आपको जो याद हो लिखिएगा। यमक अलंकार, कविता में जहां एक ही शब्द के एक ही स्थान पर अनेक और अर्थ निकलता है, वहां यमक अलंकार। अनुप्रास श्लेष अलंकार, हाँ पहले एक बार और सुन लीजिए। अनुप्रास अलंकार, कविता में जहां एक ही अक्षर बार बार आता है, धीरे करने का, लिख रहे हैं आप लोग, सुनिए किताब से लिख लीजिएगा। कविता में जहां एक ही अक्षर बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, सजत सजावत दर्शत हर्षत प्यारी। बहुत बहुत उदाहरण है जो एक ही अक्षर बार बार आवे। कविता दूसरा है यमक अलंकार, कविता में जहां एक ही शब्द के एक ही शब्द बार बार आवे और उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बहुराय जग, वा खाए बहुराय। समझ में, कनक का 2 अर्थ है, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। तीसरा इसका एक और उदाहरण हो सकता है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा का 2 अर्थ हो जाएगा, एगो घट जाना, एगो घटा माने बादल। तीसरा होता है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, तीसरा लिख लीजिए श्लेष अलंकार। कविता में जाए एक ही शब्द के एक ही स्थान पर अनेक अर्थ निकलता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, या एक और है, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, आ पानी गयो न उबरो मोती मानुष चुन। पानी माने इज्जत, आ पानी माने पालिश, पानी चलवाता है ना सोना का पानी। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। चौथा होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? तो उपमा अलंकार, कविता में जहां 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे ये हुआ संसार है जैसा श्यामल फूल। लिखना चाहते लिख सकते हैं, मोबाइल से लिख लीजिएगा, देख के, मोबाइल में बोल रहे हैं ना। उसके बाद होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? कविता में जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है, कविता में जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय। और लास्ट 6वां होता है आपका श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, हाँ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और है आपके सिलेबस में, बता रहे हैं, उपमा भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। अरे दादा बढ़ता जा रहा है, चलिए बताते हैं। तो 6वां है आपका क्या नाम है, अनुप्रास अलंकार, उपमा, उसका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां कविता में जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। लिख लो, बोलो धीरे धीरे तो बोल रहे हैं। कविता में जहां, दोहरा लो, कविता में जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, उसमें भेद रहित, इसमें संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, इतना हल्का मिलवो नहीं करेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, खोजते रह जाएंगे आप लोग। किताब में इतना मुश्किल मुश्किल चौपाई लिखा है, हालत खराब हो जाएगा याद करने में। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, मानो भू के आंचल में मड़ी माड़िक बांध दियो। ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इतना से काम चल जाएगा 6 से। और भी होता है भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार,
समझ में? अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार तो 10 होता है, तो आपको उतने से ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आइए मेरे पास बीए में या एमए में आएंगे तो पढ़ाएंगे हम आपको, है ना। अभी तो बीए में कोई डाल भी नहीं पाया हम। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। आगे है रस। क्या है? रस। आपके सिलेबस में सर 4 रस है, 4 रस से काम चल जाएगा आपका। जल्दी जल्दी सुन लें। पहला है श्रृंगार रस। कविता में जहां रति नामक अस्थाई भाव होता है वहां श्रृंगार रस होता है। प्रियो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है मेरे नहीं सॉरी थी दर्द के मारे बनमन डोलू बैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब बैद सवलिया हो। धीरे धीरे बोलते हैं। श्रृंगार रस कविता में जहां रति, रो आता में छोटी मात्रा, रति नामक अस्थाई भाव आता है वहां श्रृंगार रस होता है। दर्द के मारी बन बन डोलू, दर्द के मारी बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोय, मीरा के प्रभु पीर मिटाए जब वैद संवलिया हो, यानी कृष्ण जी जब वैद हो तब मेरा पीर मिटेगा, ये अर्थ हुआ इसका। दूसरा जो होता है वो होता है आपका हास्य रस। क्या होता है? कविता में जहां हास नामक का स्थायी भाव आता है वहां हास्य रस होता है। हास हमें आनंद रहा छोटा वाला स, हास नामक अस्थाई भाव होता है वहां हास्य रस होता है। अब बहुत सारा हंसने वाला कविता है, हाँ मुझे तो बहुत याद है। एक तो है आगे चना गुरु मात दिए ते लये तुम चाभी हमें नहीं दिन है, आश्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो चोरी के बानी में हो जो परवीने। और हंसने वाला एक बोले, गोरखपुर में हमको मिले एक मोटू राम कब्बाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल, खरबूजे जैसी गाल, दाल दे हाथी सिपाही, लंबाई से ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। बस से उतरे रिक्शे के अड्डे पर आए, रिक्शे वाले तो डर गए डील डॉल को देख, हिम्मत करके उनमें से बोला टांगे वाला एक, टांगे वाला बोला एक नोट 10 का लूंगा और 2 फेरे करके साहब को पहुंचा दूंगा। हंस रहे हैं आप लोग? ये आपके सिलेबस में है, मैं किताब में है। ये मोटू राम कब्बाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल है, इसमें हास्य रस है, हंसने वाली कविता है। और भी है, हंसी हंसी देख दिगंबर को पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल से। मुझे तो इतना याद है कि मेरे पास में, मैं गणित का टीचर हूँ सर, विज्ञान का टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है कि हिंदी पढ़ाइए, तो हिंदी का तो वर्ल्ड लेवल का टीचर हूं मैं। पता नहीं क्यों मुझे हिंदी में उतना दिलचस्पी नहीं रहता है, नहीं तो मैं अगर हिंदी पढ़ाऊं, ऐसे तो मैं अपने बच्चों को एमए तक हिंदी पढ़ाया हूँ, हाँ हर क्लास में मैं ही पढ़ाया हूँ, हाँ पढ़ा देता हूँ। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो आप अभी टक 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 करके आगे भाग जाएंगे। हाँ मैं बता रहा था आपको हास्य रस, उसका होता था करुण रस। क्या होता है? कविता में जहां शोक, बड़ा वाला स लिखिएगा, कविता में जहां शोक नामक अस्थाई भाव होता है वहां करुण रस होता है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मेरे जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अर्जुन की बीबी अर्जुन से पूछती हैं अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु को मार दिया गया था वहां, छल से मार दिए थे लोग, तो अभिमन्यु से जो है वो अर्जुन से उनकी बीबी पूछती हैं अर्जुन से कि प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मेरे जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। बहुत सारा करुण रस की कविता है, और मैं करुण रस नहीं बोलूंगा, हास्य रस रहता तो मैं बोल देता, तो करुण रस आप लोग याद कर लीजिए। आगे होता है वीर रस। क्या है? वीर रस, वीर रस बोल दूंगा मैं। हाँ, कविता में जहां उत्साह तो समय उत्साह नामक अस्थाई भाव होता है, कविता में जहां उत्साह नामक अस्थाई भाव होता है वहां वीर रस होता है। तो वीर रस की बहुत कविताएं याद है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे। दूसरा, थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात हिम्मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीताम्बर तम पर डाले। आप कोई भी कविता लिख सकते हैं, किसी भी क्लास का कविता हो, बस वीर रस की कविता होनी चाहिए, बस बने ना। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, हो गया चारों। अरे बहुत जल्दी हो गया। आते हैं छंद में, आ जाइए सर। आपके सिलेबस में 4 छंद है सर, मैं बता दे रहा हूं आपको। पहला छंद है वो है दोहा छंद। क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा होती है। लिख लीजिए आप,
दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, हो गया, एक ही लाइन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, दूसरा होता है, वो होता है सोरठा छंद। क्या होता है? इसमें उसका उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होता है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 13-13, उसका उल्टा, दोहा के उल्टा होता है सोरठा। 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में कितना 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में कितना होता है? 13-13 मात्राएं होती है। पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसै कैदो साली ग्राम रुपए को अर्धाधर है। ये हो गया आपका जो है हाँ, सोरठा छंद का उदाहरण। अगला छंद जो है वो है रोला छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, है ना। और उदाहरण हो जाएगा आपका जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बलमीट मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं वही प्रसिद्ध भूपति छत्रपति भूप शिवाजी। इसको आप याद कर लें, हो जाएगा। एक और है, वो है कौन कौन हो गया? रोला दोहा छंद हो गया, सोरठा छंद हो गया, रोला छंद हो गया, तीन है, और है एक छंद। अब आप अंतिम प्रश्न देख लें, टाइम ज्यादा हो गया, 1 घंटा होने वाला है। एक प्रश्न और है आपका, हुआ है 13 नंबर, उसको समझ। निबंध देता है, क्या देता है? 5-6 पर निबंध पूछेगा। जो बढ़िया निबंध आपको लगे उठाइएगा, ज्यादातर वन उत्सव उठाइए, आ समझ में, वनों से लाभ, या कंप्यूटर, है ना, या प्रदूषण वाला आवे तो जरूर उठाइएगा। हेडिंग लिख दीजिए। पहला हेडिंग हमेशा जो है प्रस्तावना लिखा जाता है ना। पहले हेडिंग तो आप डालिए रूपरेखा। क्या डालेंगे? हाँ, रूपरेखा। और उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए 10 गो। अब फिर पुनः उस हेडिंग को डाल करके उसमें थोड़ा थोड़ा लिखिए, जैसे प्रस्तावना। अंतिम हेडिंग लिखिएगा उपसंहार। आगे समझ में? तो आप जो है पूरा कंप्लीट कर दिए इंटर का हिंदी 2 ही वीडियो में। वीडियो 1 देखिए और 2 देखिए, 12 हो गया। अब हम कक्षा 10 का डालते हैं कल, हिंदी 2 पार्ट में खत्म करते हैं और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। मैं हूं असलम सर।